क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो आपने अगर पिछली वाली वीडियो देखा होगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी पहले से ही, तो चलिए बता दें। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम करी थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका शरीर की सबसे छोटी क्या है? कोशिका जो हमारे शरीर की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है, क्या है हमारा ये? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। कोशिका कला डैश झिल्ली के रूप में कार्य करती है, यानी हमारे जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन वो किसकी तरह काम करती है? तो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जो कि सेलेक्टिव चीज़ों को ही सेल के अंदर एंट्री करने देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी और कब की थी? तो न्यूक्लियस की खोज हमारी रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की थी इन द ईयर ऑफ 1831 में। क्वेश्चन नंबर 5, स्कर्वी रोग में अनेक डैश आपस में मिलकर या जुड़कर अनेक पिंड बना लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्कर्वी रोग में अनेक आपस में क्या मिलकर जुड़कर पिंड बनाता है? जो जुड़ता है या मिलता है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और जो जुड़कर वो पिंड बनाता है वो है हमारा कॉन्ड्रियोस्फेयर। क्या है हमारा? कॉन्ड्रियोस्फेयर है। कोशिका द्रव में प्रोटीन व आरएनए के बने छोटे छोटे कण होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? यानी हमारे सेल के अंदर जो ये साइटोप्लाज्म है, ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया। साइटोप्लाज्म है, उसमें जो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बने होते हैं प्रोटीन और आरएनए के, तो वो हमारा मॉलिक्यूल्स क्या है? क्या हो जाएगा हमारा वो? राइट आंसर राइबोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डैश चिपके हुए होते हैं। तो हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे चिपका हुआ क्या होता है हमारा? तो राइबोसोम चिपका होता है, जिसके वजह से ही तो हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर में औषधियों का क्या करता है? तो यहाँ पे जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लीवर में जो है वो ड्रग्स क्या 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 करता है? डिटॉक्सिफिकेशन। क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारे लीवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, विसरण यानी कि डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन एक डैश है जो डैश के सिद्धांत पे कार्य करती है। डिफ्यूजन जो है एक हमारा फिजिकल प्रोसेस है। क्या है हमारा ये? फिजिकल प्रोसेस है जो काम किस पे करता है? किसके सिद्धांत पे? तो वो करता है डाउन हिल प्रोसेस के सिद्धांत पे। क्या? डाउन हिल प्रोसेस। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करता है? मूव करता है। ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है मॉलिक्यूल्स। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा कहला जाता है डिफ्यूजन, जो कि डाउनहिल प्रोसेस पे काम करता है। ऑब्वियसली वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो हमारा डाउनहिल प्रोसेस हो गया। इसमें होता क्या है, जैसे कि कोई हमारा मॉलिक्यूल्स है तो इस तरफ इसका जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंसंट्रेशन में अब क्या होगा? ये मूव करेगी। ठीक है, ये जो है हमारी मॉलिक्यूल्स मूव करेगी किधर? जिधर कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो उधर कंसंट्रेशन कम है हमारा। ठीक है, ये कम कंसंट्रेशन हुआ। ठीक, तो ये क्या करेगी ना, यहाँ की जो मॉलिक्यूल्स है ये मूव करके, यहाँ की जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करके इधर आएंगे। ठीक है, इधर जो आएंगे फिर क्या हो जाएगा? दोनों तरफ का कंसंट्रेशन जो है इक्वल हो जाएगा, यानी कि बैलेंस हो जाएगा। जितना कंसंट्रेशन इधर है उतना ही कंसंट्रेशन इधर हो गया। तो यही है हमारा डिफ्यूज़न प्रोसेस। और चूँकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी हाई कंसंट्रेशन से हम लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, तो इसमें हमें किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये जो है हमारा एक फिजिकल प्रोसेस हो गया। ये क्या हो गया? हमारा एक फिजिकल प्रोसेस हो गया डिफ्यूजन जो है। और चूँकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, तो ये हमारा डाउनहिल प्रोसेस पे काम करता है। विसरण जो है एक फिजिकल प्रोसेस है जो कि डाउनहिल प्रोसेस पे काम करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, परासरण यानी ओस्मोसिस। ओस्मोसिस ओस्मोसिस प्रक्रिया डैश के सिद्धांत पे काम करती है। हमारा जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का जस्ट अपोजिट जो है वो है हमारा क्या? ओस्मोसिस। इसमें क्या होता है? हाई से जाता कहाँ है? लो की तरफ जाता है, लो कंसंट्रेशन की ओर। ओस्मोसिस में क्या होता है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है। और जो ये जो लो से हाई की ओर जाएगा तो ओब्वियसली यहाँ पे हमें क्या? एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड लगेगी।
ठीक है, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा इस प्रोसेस के लिए। तो ऑस्मोसिस हमारा फिजिकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा एनर्जी का यहाँ पे क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। जैसे कि हमारा डिफ्यूजन डाउनहिल प्रोसेस आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो ये हमारा डाउनहिल हो गया। लेकिन ऑस्मोसिस ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा अपहिल प्रोसेस हो गया। क्या हो गया, अपहिल प्रोसेस हो गया। अपहिल प्रोसेस, अपहिल प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, म्यूटेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोशिका के डैश में अल्टरेशन हो जाता है। म्यूटेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोशिका के क्या चीज़ पे जो अल्टरेशन हो जाने की वजह से म्यूटेशन होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल। क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की कोशिकाएं डैश एवं डैश होती है। हमारी सेल जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की वो चौड़ी होती है और उसी के साथ साथ ये चपटी भी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सरल सेल की उपकला यानी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में डैश के नाम से जाना जाता है। तो हमारे जो हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फ वेसल्स हैं, उसके अंदर जो हमारा ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है उसे हम एंडोथेलियम के नाम से जानते हैं। डैश शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में बांधकर शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा टिश्यू है जो शरीर के अंगों को आपस में बांधकर शरीर को एक निश्चित शेप देती है, तो वो हमारा आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, श्वेत वसा उत्तक यानी व्हाइट एडिपोज टिश्यू शरीर के भार का लगभग कितना बनाता है? तो लगभग हमारा 20% वजन होता है हमारे वाइट एडिपोज टिश्यू का, और ये हमारा बस एडल्ट का है ये, ठीक है। क्योंकि हमारे न्यूबॉर्न में ये वाइट एडिपोज टिश्यू पाया ही नहीं जाता, उसमें हमारा ब्राउन एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यास्थ ऊतक में डैश का गुण पाया जाता है। यानी हमारे जो इलास्टिक टिश्यू है, क्या इलास्टिक टिश्यू जो है उसमें कौन सा गुण पाया जाएगा? नाम से ही पता है, हमारे इलास्टिक टिश्यू में इलास्टिसिटी का गुण पाया जाएगा, यानी कि स्ट्रेचेबल है हमारे ये इलास्टिक टिश्यू। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी, हिंदी में प्रत्यास्थता। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, रक्त शरीर के वजन का डैश भार बनाता है। तो ब्लड जो है हमारे शरीर का अप्रोक्स 7% भार बनाता है। हमारे शरीर का जो ब्लड है वो हमारे शरीर का लगभग 7% भाग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हड्डियाँ भी एक प्रकार की डैश टिश्यू है। तो हड्डी भी जो है हमारे एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि हड्डी का भी काम क्या है कि वो दो स्ट्रक्चर को आपस में क्या करते हैं, बांध के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। तो ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऐच्छिक मेसी ऊतक को डैश एवं डैश नाम से भी जाना जाता है। ऐच्छिक मीन्स जिस पे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारी वॉलंटरी कंट्रोल में है, हम उसे जब चाहे मूव कर सकते हैं, जब चाहे रोक सकते हैं। तो हमारा जो ये मसल है वो हमारे क्या वॉलंटरी कंट्रोल में है। तो क्या हो जाएगा, उसे हम कौन से नाम से जानते हैं? तो वैसा कौन सा मसल है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो वो हमारा स्केलेटन मसल होता है। क्या होता है, स्केलेटन मसल जो है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्केलेटल मसल, और दूसरा हो जाएगा रेखित इसलिए क्योंकि हमारे जो स्केलेटल मसल का जो टिश्यू है वो क्या होता है ना, सारे टिश्यूज में समांतर होते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन होते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, अनैच्छिक पेशी ऊतक को डैश एवं डैश पेशी के नाम से भी जानते हैं। यानी जैसे हमारा 19 में था ऐच्छिक मसल, यानी वॉलंटरी मसल है, ठीक है, जिसे हम अपने आप में कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल होता है उस मसल पे, ठीक। लेकिन जो हमारा अनैच्छिक मसल है यानी इनवॉलंटरी मसल, ठीक है, इनवॉलंटरी मसल जिस पे कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा कौन सा मसल आ जाता है, ये है हमारा स्मूथ मसल। क्या है, स्मूथ मसल है। और ये जो है इसका जस्ट अपोजिट, यानी हमारी स्केलेटन मसल रेखित है, लीनियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, अरेखित है। साधारण ग्रंथि वे ग्रंथियाँ होती है जिनमें केवल डैश या डैश ही स्रावी इकाइयाँ पाई जाती है। वैसे ग्लैंड्स जिसमें एक या दो, ठीक है, जैसे ये हमारा ग्लैंड है जिसमें सिर्फ एक या दो
सिक्रेटरी यूनिट पाई जाएगी, जिससे कि यहाँ पे सिक्रेशन होगा उस ग्लैंड से। जिसमें सिंपल 1 या 2 पाया जाएगा, वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, सिंपल ग्लैंड, 1 या 2। लेकिन जस्ट अपोजिट कंपाउंड ग्लैंड वो हो गया जिसमें कि एक ग्लैंड है, उसके अंदर बहुत सारे सिक्रेटरी यूनिट पाई जा रही है, ठीक है। जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है, या फिर बहुत सारी इकाई पाई जाती है, वो हमारा कंपाउंड ग्लैंड कहलाएगा।